नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक का खास प्रोग्राम शख्सियत। और शख्सियत में आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे युवा से जिसने अपनी जवानी नाम कर दी बच्चों के लिए, समाज सेवा के लिए, उन कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए जिन्हें कोई अपने पास नहीं बिठाता, देखना पसंद नहीं करता। और ये युवा उन गलियों में जाता है, उन बच्चों को पढ़ाता है और अपने साथ साथ कई लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और तालीम जैसे शख्सियत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इल्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना को जगा रहे हैं। तो हम बात करते हैं आशीष कुमार से, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने समाज सेवा चालू करी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। और इतनी युवा अवस्था में जी आपने ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते पे खास कर युवा जाना पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों? देखिए, जिस जगह से मैं आया हूँ तो जो उस परिवेश में मैं यमुना बिहड़ में रहता हूँ, मेरा कानपुर देहात निवास है। तो फिर मैंने जब शिक्षा ग्रहण की, नवोदय से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद इंजीनियरिंग की, फिर मैंने दूसरी और डिग्रियाँ की, तो मुझे समझ में आ गया था ये कि जिस सोसाइटी से मैंने लिया है उसको कुछ वापस करना चाहिए। तो इसी पर्पज़ के कारण मैंने लोगों की मदद करना स्टार्ट की। मदद किस तरीके से? हम जो बच्चे हैं कूड़ा बीनने वाले, उनको शिक्षित करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, बुक डोनेशन ड्राइव चलाते हैं। जो भी जिनकी ओल्ड बुक्स हैं वो हमें डोनेट कर सकते हैं, फिर हम ऐसे नीडी पर्सन को तक पहुंचा देते हैं जो लोग अपनी बुक्स खरीद नहीं पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आपके एनजीओ का क्या नाम है? मेरे एनजीओ का नाम उन्मूलन एनजीओ है। उन्मूलन का क्या मतलब है? उन्मूलन का मतलब है किसी भी बुराई को जड़ से ख़त्म करना। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप हम ले सकते हैं गरीबी उन्मूलन या कुष्ठ रोग उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो इसके चक्कर में आप अपनी गरीबी तो दूर नहीं कर रहे? नहीं, मैं अपनी गरीबी दूर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो एनजीओ चलाने वाले होते हैं उनका मकसद पैसा कमाना होता है। हाँ, कुछ लोगों का होगा शायद, लेकिन फंड तो बहुत मिलता होगा आपको। नहीं, हम लोग अपनी पॉकेट मनी से, जब से मैंने 8 साल से स्टार्ट किया है तब से मैं अपनी पॉकेट मनी से, और हमारे जो लोग हैं, साथी लोग, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो वॉलंटियर हैं, हम अपने पैसे से काम कर रहे हैं। हमें 1 रुपये कहीं से नहीं मिला, मतलब सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और ना कोई उद्योगपति या पूंजीपति या कोई राजनीतिक व्यक्ति हमें पैसे देता है। अच्छा, सरकार तो ये काम खुद करती है, बच्चों को पढ़ाती है, सब कुछ करती है, तो आप ये काम क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देती है, शिक्षा सेवाएं दे रही है, लेकिन उसमें जैसे हम लोग शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा में एक दिक्कत ये आती है कि अभी सरकार दावा करती है कि हम बच्चों को मिड डे मील दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं फ्री में, शिक्षा दे रहे हैं और उनके गार्जियन भेजते नहीं हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जिनके बच्चे प्राइमरी पढ़ने आ रहे हैं, वो मजदूर, ठेले वाले, सब्जी वाले, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। और दूसरी बात यह है कि उनके माता पिता खुद निरक्षर हैं, वो साक्षर नहीं हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होता है कि बच्चों को वो सही से गाइड नहीं कर पाते हैं और शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे खेलने में समय बर्बाद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में शिक्षा, जो भी समाज में बदलाव लाना और बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि पहले उनका मोटिवेशन हाई किया जाए, उनको समझाया जाए कि पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो आप उन बस्तियों में कैसे जाते हैं? ये देखिए, ये बहुत पहले की, आज से 8 साल पहले की बात है कि जब मैं कानपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं संयोग से, बोलिए, ये उस बस्ती में पहुंच गया जहां पे पूरे कानपुर शहर के जो कूड़ा बीनने वाली कम्युनिटी है वो रहती है। तो मैंने देखा इतनी विषम परिस्थितियों में लोग थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसमें कूड़े में छांट रहे हैं चीज़ें, और जो चीज़ें हम लोग खा के या फेंक देते हैं, हमारे पुराने टूथपेस्ट, आइसक्रीम कैन, वो बियर की बोतलें, और वो सब चीज़ें ला के वो बच्चे, जूठन हम लोगों का, और वो छांट रहे हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे। मतलब आपको देख के आपका दिल रोता है अंदर से कि बताओ, हम बात करते हैं कि हम भारत के 70 साल पूरे कर लिए मैंने आज़ाद होने के बाद भारत के, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सरकार दिखा देती है, चैनल दिखा रहे हैं, ऐसी लोगों को दिखाता नहीं है। और शायद उसका मतलब ये है कि टीआरपी नहीं मिलती गरीबों को देख के। गरीबों को कोई देखना नहीं चाहता कि गरीबी से लोगों को घिन आती है और गरीबों से कोई उनको मतलब नहीं है। हिंदुस्तान सरकार एक चला रही है कि गरीब बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो सकता है। जी। तो आपने कोशिश करी कभी उनका? हाँ, बिल्कुल। या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन कराने की? जी, जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005, उसमें क्या होता है कि 2009 सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो भी नियरेस्ट उनका कैचमेंट एरिया है, जहाँ पे वो आसपास जहाँ पे रहते हैं, उसके इर्द गिर्द में दाखिला करवाना होता है। तो हमारा मॉडल है वो यही है कि जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं या मजदूरों के बच्चे हैं, जो भी ऐसा निम्न तबका है जिनके बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जो उनके ऊपर शिक्षा पर ध्यान नहीं जा रहा, तो उन बच्चों को मैं और मेरे वॉलंटियर्स, जो संस्था के लोग हैं, हम लोग पहले उन बच्चों को पढ़ाते हैं।
पढ़ाना इन द सेंस उनको खेल खेल में मूवी दिखाना, रंग बिरंगी चित्रों के माध्यम से समझाना। जब वो बच्चे पढ़ने लगते हैं, उनको बेसिक चीज़ें हम समझा देते हैं, तो फिर उनको पास के स्कूल में उनका दाखिला करवा देते लेकिन हैं। एक समस्या बहुत आती होगी, वो बच्चे आपके पास क्यों आएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि माता पिता भी जागरूक नहीं है और बच्चों को लगता है कि ये तो मतलब जैसा, हाँ, नहीं, तो हमने तरीका ये अपनाया पहले कि जब बच्चों के पास जाते थे शुरुआत में, तो 2-4 बच्चों से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर हम लोग लैपटॉप लेके जाते थे, हाँ, मूवी दिखाते थे, उनको बिस्किट बांटते थे, उनको मैंने चिड़ियाघर की सैर कराई, है ना, उनको दूसरी चीज़ें दिखाई, फिर उनको अच्छे लोगों से मिलवाया, और जो लोग सफल हो गए थे उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि कपड़े भी सही नहीं होते, कुछ भी सही नहीं होता बच्चों को, मतलब फिर कैसे आप कुछ भी, हाँ, देखो बच्चे, जैसे बच्चे ऑब्वियस सी बात है, गरीब हैं तो गंदे रहेंगे बेचारे, और फटे पुराने कपड़े पहनते, चप्पलें नहीं होती हैं। सर्दियों में भी मैंने देखा ऐसे बच्चे। एक मैं इंस्टेंट आपको बताता हूँ कि कोरोना में मैं मास्क बांटने गया था, और मास्क बांटने गया तो मैंने देखा कि उनके पूरे शरीर में कपड़े नहीं है, तो मास्क पहनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे कि इसको, इस बच्चे को मैं मास्क पहना के क्या करूं, इसको तो सरकार या मेरे माता पिता, या मतलब हम, उनके माता पिता या सरकार या हम, जिनको कपड़े नहीं पहना पा रहे उनको मास्क पहनाने से क्या हो जाएगा, और वो ऐसे ही नंगे बदन घूम रहे थे। कोई ऐसा एक्सीडेंट जहाँ आप गए हो, लोगों से मिले हो और आपने कान पकड़ लिया, कब समाज सेवा नहीं करेगा? ऐसा एक बार क्या है कि हम एक बस्ती में गए, तो वो कूड़ा बीने वाले कम्युनिटी की बस्ती थी, तो हमने बोला कि हम लोग ये करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और सर्दियों का समय था, तो हम लोग को कंबल भी ले गए थे कुछ, तो हम कंबल ऐसे ले गए थे कि कुछ लोग हमें पुराने कंबल डोनेट करते हैं, पुराने कपड़े, तो उनको हम लोग धुलवा के प्रेस करवा के दे देते हैं, और कुछ हम लोग अपने पैसे से पैसे इकट्ठा करके कंबल हमने बांटे। तो हमने उनसे ये बोला कि मेरे पास इतने देखो पैसे नहीं कि हम सबको कंबल दे पाएँ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनको मैं दे सकता हूँ। तो 100 के आसपास कंबल थे, और कम्युनिटी में बहुत सारे लोग थे, मतलब 8-10 100 लोग होंगे। तो मैंने बोला, तो वो लोग हमसे झगड़ा करने लगे, कहते कि ये बताइए कि इतना सब पैसा मिलता है सरकार का, खा जाते हैं आप और घर में रख लेते हैं, और खुद तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोगों को ये 150 रुपये वाला कंबल दे रहे हैं, और बुजुर्गों को क्यों देंगे। और एक हट्टा कट्टा एक नौजवान आ गया, कह रहा कि आपको नहीं लगता कि मैं बुजुर्ग हूँ, देखो मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और मुझे क्यों कंबल नहीं दे रहे हैं आप, और कितना पैसा खा लेते हैं, हमें सब पता है, आप जैसे लोगों को गाड़ियों से चलते हैं, आपको पैसे कमाते हैं, और हम ये हमारी फोटो खींच ले जाते हैं, सरकार को दिखाते होंगे कि बहुत हमने कंबल बांट दिए, और उन्हें लगा उनके फोटो आप बेच रहे हो। यस यस, उनको लगता है उनकी गरीबी बेच रहे हैं। जैसे स्लिम डॉग मिलियनेयर एक मूवी थी, तो स्लिम डॉग मिलियनेयर मूवी के ऊपर ये बहुत आरोप लगे थे कि उन्होंने भारत की गरीबी बेच के विदेश में चीज़ें, मतलब अपनी भुना ली, भारत की गरीबी को भुनाया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब ऐसे जो लोग बोलते हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे गरीबों के लिए काम नहीं किया होता है, वो बस एक निंदक होते हैं, और निंदा करना ही उनका काम होता है। अशोक जी, एक ऐसा वाकया जिसको कोई काम करके आप आराम से संतुष्ट होकर चैन की नींद सोए होते? ऐसे बहुत सारे काम है। देखिए, मेरे पास अभी 7 डिग्री हैं, मैंने लॉ किया, बीटेक किया, डबल एमए किया, बीएड कर रखा है, समझिए बहुत है। तो मैं चाहूँ तो कहीं आराम से, करने के बाद हाँ, इंटर पास भी काम कर लेता जो आप करते हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं उस तरीके से काम करता हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास 0 रुपए है, मेरे पिता किसान थे और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग, मैंने देखा नेता लोग 10-20 लोग नहीं जुटा पाते हैं जो रियली उनके लिए काम करें। उनको कोई लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल राजनीतिक पार्टियों को कि अच्छे लोग मिले जिनको पार्टी को समर्थन, के विचारधारा को समर्थन दे। और हमारे पास केजरीवाल की तरह पार्टी बना? नहीं, पार्टी बनाने का मकसद नहीं है, लेकिन मुझे ये संतुष्टि होती है कि जब मैं बोलता हूँ, लोगों को मेरे पर विश्वास है, और वो मेरे पास इस समय 300-400 लोगों की टीम है। और वो ऐसी टीम नहीं है कि कोई इंटर के बच्चे हों, वो सभी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई IIM का है, कोई IITs का है ना। और मैं IITs में नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सिंपल UPTTI से बीटेक किया है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो बात अलग है। लेकिन अभी मेरी टीम में हमसे बहुत जो हाई पोस्ट पे काम करते हैं, संतुष्ट ऐसा वाकया हो? वाकया ये देखिए ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लोग फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि सर मैंने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, मुझे मदद नहीं मिली। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक छोटा बच्चा बीमार था, बहुत छोटा था, मतलब 8-10 साल का था, कोरोना का समय था। तो क्या हुआ था कि उस समय वो प्लाज्मा वाली थेरेपी चल रही थी, तो वो कि प्लाज्मा अगर आपको चढ़ा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा रिकमेंडेशन डॉक्टर कर रहे थे। तो मैंने एक लोग को प्लाज्मा दिलवाया था, ठीक है, लेकिन उसी लोग जब ठीक हो गए तो मैंने बोला कि एक बच्चा है वो आपके सेम ब्लड ग्रुप का है, उसको प्लाज्मा दे। उन्होंने बोला कि मेरी माताजी बोल रही कि अब मैं अकेला हूँ, मेरी बीवी मना कर रही, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मुझे भी संयोग से कोरोना हो चुका था, है ना। तो मैंने
प्लाज्मा दिया, डोनेट किया जाके, फिर उसी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप ग्रुप था उसका मैंने लेके दिया। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई, लेकिन उस दिन अंदर से दुख भी हुआ, लेकिन खुशी हुई कि चलो मैं, जब लोग मुकर जाते हैं तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं अपने स्तर से कर सकता हूँ। तो उस दिन मुझे लग रहा था कि इतना इतना अच्छा काम एक बच्चा छोटा सा जिसको मैंने खुद सहयोग किया और वो नहीं दे रहा है, तो उस दिन मैंने जब दिया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अंदर से दुख भी था। लेकिन वो बहुत याद, हाँ कभी आपके पेरेंट्स ने रोका कि कहाँ पे टीचर में भागा रहता है? हाँ, मेरी माता जी तो बहुत सीधी हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं से मैं मुझे मिला है, तो वो मैं, का डंडा रहता है। नहीं पिताजी मेरे इस समय है नहीं, स्वर्गवास हो गया उनका। मेरी सिस्टर है, तो वो मुझे बहुत डांटती है, बोलती है कि तुम क्या करते रहते हो ये सब, कोई नहीं, सब लोग तरक्की कर गए, तुम्हारे साथ वाले देखो अच्छी अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, अपने आप को उन्होंने घर खरीद लिया, और कुछ लोग सेटल हो गए हैं, मतलब एक दो साथी हैं मेरे जिनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे से। तो वो मुझे बहुत मतलब बोलती हैं कि तुम ये सब ये क्या करते रहते हो, इसका कोई स्कोप नहीं है, तुम ही अकेले बने हो क्या दुनिया में, तुम ही भगत सिंह पैदा हुए हो कि तुम्हें करना है। लेकिन उनका शायद उनका इंटेंशन ये होता है कि मेरा भाई उसका साथ भविष्य आधार में है, इसलिए शायद बोलती हैं ऐसा। कितने सेंटर चल रहे हैं आपके? मेरे 3 सेंटर चलते हैं, हम लोग कानपुर में, लखनऊ और दिल्ली में 3 जगह पढ़ाते हैं बच्चों को। जॉब क्या क्या करते हैं, क्या क्या बच्चों को देते हैं? हम लोग बच्चों को शिक्षा के देने के अलावा उनको स्टेशनरी देते हैं, कॉपी किताबें, और समय समय पे कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं उनके साथ। अपना पेड़ वेड़ भी लगाते हैं? हाँ, पेड़ लगाते हैं हम। कितने पौधे लगाए? अभी तक तो हमने बहुत पेड़ लगा, मतलब अंदाजा तो मुझे लगता है 1000 से ऊपर मैंने 1500 पेड़ लगा दिए होंगे, और वो बड़े बड़े हो गए हैं। कभी जाते हैं तो कभी कभी अपने पेड़ लगाए हुए पेड़ के नीचे मैं खुद खड़ा होता हूँ, तो लगता है कि अरे ये तो मैंने लगाया था, तो अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि समाज सेवा मतलब अगर पैसे के लिए कर रहे होते तो शायद नहीं कर पाते, अंदर से खुशी आती है। आपकी आप सेवा नहीं हो पाती? कोई आप सेवा नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई लोगों को, जैसे मैं किसी भी अपने दोस्त को बताता हूँ कि मैं ये एनजीओ चलाता हूँ, तो मैं जैसे मिलता है मुझे, जैसे मैं दिल्ली आया, कहीं कहीं किसी नए दोस्त ने मिला 1-2 साल बाद, तो बोलते हैं बहुत पैसा कमा रहे हो भाई, आजकल तो बहुत तुम्हारा चल रहा है एनजीओ। मैंने देखता हूँ तो कह रहे कितने करोड़ कमा लिए, मैं, जबकि मुझे अंदर से ये है कि मैं अपने पास से, अपने जेब से जो भी मैं रोजगार कर पाता हूँ उससे मैं पैसे लगाता हूँ, और कोई समाज सेवा के नाम पे 1 रुपये देने के लिए राजी नहीं है। इवन कोई भी एक आध दोस्त है जो मुझे देता है, नहीं तो कोई नहीं देता, मगर उससे मतलब वो डरते हैं कि मेरा अगर फोन आया तो वो ऐसा नहीं कि फंडिंग की कमी हो गई तो पैसे मांगने के लिए फोन किया गया है। तो ये बहुत मतलब विषम परिस्थितियां हैं कि लोग चाहते हैं कि समाज ठीक हो जाए, लेकिन कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। अच्छा, इससे आपके सामाजिक जीवन में, आपके जो अपना जीवन है उसमें कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मेरे कुछ निजी शौक हैं, अगर मैं कोई ब्रांडेड शर्ट पहनता हूँ, जैसे मैं पीटर इंग्लैंड पहना हूँ शर्ट, अगर अब मैं किसी के पास जाता हूँ, बोलूँ, जैसे अपोज आपके पास आया, बोलूँ कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आप मुझे थोड़ा सा सहयोग करिए, तो आप मेरी तरफ देखेंगे, बोलेंगे अरे ब्रांड के कपड़े पहनते हो, आप बोलते हो ये ब्रांड क्यों पहनते हो, खादी पहनिए ना या मतलब आपका बाइक है तो ये बाइक चलते हैं। हाँ, बहुत सैक्रिफाइस, मतलब हम पब्लिक डोमेन वाले लोग हैं जो, वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट हो। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी, मुझे जीने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जीने देते हैं, ये सच है। कि मतलब मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जिसे दुनिया बुरा मानती, भले वो दुनिया बुरा ना हो दुनिया की नज़रों में। जैसे कि मैं, मेरे अंदर क्या चलता है, मैं किस पार्टी को समर्थन देता हूँ, मैं बोल नहीं सकता पब्लिक मंच पे। मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, ये नहीं बोल सकता। नहीं, जो आस्तिक होंगे वो बुरा जाएंगे, अगर मैंने बोल दिया कि मैं नास्तिक हूँ तो वो कोई आस्तिक बुरा मानेगा, आस्तिक बोला तो नास्तिक बुरा मानेंगे, तो मतलब ये सब चलता रहता है। लेकिन अब जैसे आपकी उम्र है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, शादी हो गया, जी जी जी। तो कल को आप आगे प्रेशर बनाए के काम मत करो, तो क्या कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई समाज सेवक की गर्लफ्रेंड होगी, और जब मैं शादी तो हो समाज सेवक लोगों को दूर रहना चाहते हैं। और शादी मेरी, मतलब मैंने अभी सिस्टर का अपनी जिक्र किया, बहन का, तो वो भी यही बोलती है कि भाई समाज सेवक तो कोई शादी नहीं करना चाहता, ये तुम कब समझोगे? क्या तुम्हें शादी नहीं करना है? क्या तुम मतलब नए फकीरी का जीवन जीना चाहते हो? ऐसे अल्लड़ जिंदगी क्या मतलब तुम्हारे? वो ये हमसे बोलती हैं, वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हें भी तो माता पिता ने पढ़ाया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? समाज के लिए तो बहुत दे रहे हैं, उनके लिए तो कुछ करेंगे, उनको कहीं ले जाइए, घुमाइए, कोई तीर्थ स्थल ले जाइए। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं होते कि मैं घुमा पाऊँ, तो मेरी माता को साथ समझ में आता है, उनको अच्छा लगता है, वो कभी डिमांड नहीं करती हैं। लेकिन दुख भी होता है कभी कभी कि मैंने लोगों को दे रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, समझते नहीं है, लोग नहीं समझते। और शादी का कितना चांस है ये बताएं? शादी का मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई शादी करना चाहेगा एक समाज सेवक से, क्योंकि मैं नहीं शौक पूरा कर पाऊंगा, मैं तो अपने शौक ही नहीं पूरे कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, समाज सेवक की भी शादी होती है। और आपका आगे क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, मैं
जो अभी राष्ट्रवाद के जो दायरे हैं, जो नियम हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं जिस पर, उस राष्ट्रवाद को मैं नहीं मानता। देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे हर घर में झंडा लगा देना मैं नहीं मानता। मैं एकदम स्पष्ट बात बोलता हूँ। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद उस दिन होगा जिस दिन मेरे देश का कोई बच्चा कूड़ा नहीं बीन रहा होगा। अगर मेरा बच्चा कूड़ा बीनेगा तो मुझे लगता है मैं एक पिता के तौर पर असफल हूँ। और कोई ऐसा बच्चा अगर कूड़ा बीनता मैं देखता हूँ तो मैं एक नागरिक के तौर पर अपने आप को असल मानता हूँ। क्योंकि मेरा देश, जिस देश की हम बात करते हैं, जिस भारत माता के हम नारे लगाते हैं, उसी भारत माता का एक बेटा कूड़ा बीन रहा होगा। और एक बेटा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम 40% भारत में गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राशन कार्ड की दुकानों पर लाइन लगती है, तो वो देख के लगता है कि हम जर्मनी में वहाँ गए, प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, वहाँ गए, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हैं, सोनिक चिड़िया हैं। हमें नहीं लगता सोनिक चिड़िया है। इस टाइप का मैं नहीं चाहिए। मैं नाली मूत्र के नालियाँ साफ करता हूँ, अपने देश के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जब तक मेरे इस मेरे मतलब दिल में धड़कने हैं और मेरे अंदर जान है तो मैं करता रहूँगा। क्योंकि हाँ, ये मैं इस तरीके, मैं भगत सिंह को पढ़ा हूँ। मुझे पता है कि अगर भगत सिंह फांसी नहीं चढ़े होते तो देश को शायद आज़ादी एक तो 10-20 साल बाद मिलती। उन्होंने जो क्रांति फूकी समाज में, उनकी माता भी बहुत परेशान रही बाद में। अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी की माता बाद में भीख मांगती थी। इसी देश में जिनकी वो मूर्तियां हर चौराहे पर लगी हैं, उनकी माता भीख मांगती थी। यही देश के लोग जिनके भगत सिंह के ऊपर मूर्तियों के ऊपर माला पहनाते, लेकिन उनकी माता को कोई एक वक्त की रोटी देने वाला नहीं था। हम ऐसे दोगले मतलब व्यवहार के लोग हैं। हमारे यहाँ समाज सेवा हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी की तरह। जी बिल्कुल, यही है। तो मेरी बस यही अपील है। मैं अपना जीवन खपा के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, आप मुझे परख लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई नंबर 2 काम कर रहा हूँ या कुछ मेरा कोई उद्देश्य छिपा हो, जैसे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी जाना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो मुझे समर्थन मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सच कर रहा हूँ तो मुझे प्रताड़ित मत करिए कि बहुत पैसा होगा, ये है, वो है। जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ, जनता से, यूथ से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि देश में उस तरीके का काम नहीं होता जिस किसी भी, जैसे अमेरिका जैसे राष्ट्र को बनने के लिए जो काम होना चाहिए, क्या कि युवाओं को अपने दायित्व समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि रील बना के और एक दिन डीपी लगा के तिरंगा की, और मतलब कोई किसी दिन सल्यूट मार के, एक दिन राष्ट्रगान करके और वो स्टेटस लगा दिया और बोलते हैं कि मेरा काम होगा। ऐसा नहीं। आपको अगर राष्ट्र को ठीक करना है, लोगों को ठीक करना है, तो ये समझना होगा कि राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए आप बाहर आइए, आगे आइए, लोगों को मत करिए। जो यूथ पढ़ चुके उन्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए, हाँ, कि जिसे उसे आगे पढ़ा सके। बच्चा गोद लेने की छोड़िए, आप 10 रुपए मांगने जाता हूँ, लोग तो 10 रुपए नहीं देना चाहते हैं। बच्चा छोड़िए। और मैं, हाँ, आपने बताया तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके माता पिता मजदूरी करके उनको पढ़ाया। वो IITs गए और वो बोलते थे उसी समय, जैसे मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था, वो बोलते थे कि आशीष अभी तो मैं एनजीओ चलाने लायक नहीं हूँ, जब मैं कभी मैं मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा तो मत करूंगा। अभी उनकी पैकेज 20 लाख 25 लाख रुपए, 1 रुपए नहीं देते हैं। वो 1 रुपए सिंगल पेनी नहीं देते हैं कि लोग 10 रुपए के बाद भूल जाते हैं। लोग ऐसे अयासी से रहते हैं, ऐसे फ्लैट में रहते हैं, वो घर आना नहीं चाहते हैं कि ताकि उनसे कोई ये ना बोल दे कि मैं बीमार हूँ, 10 रुपए दे दो, मुझे एक पैरासीटामोल खरीदना है। ऐसे लोग हैं। लोग भारत के कायर हैं, वो दोहरे रवैये के हैं। तो ये थे हमारे साथ आशीष कुमार, जिन्होंने बताया कि एनजीओ चलाने के लिए कितनी परेशानियां आती हैं, लेकिन अपने जज्बे से वो हटे नहीं हैं और समाज सेवा करते रहेंगे। ऐसी और शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे। जब तक देखते रहिए आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।